वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर विवेक तापड़िया और हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये चैप्टर हमने शुरू कर लिया बच्चों। इसका प्रीव्यू मैं ऑलरेडी दे चुका हूं और लास्ट आर्टिकल जो हमने पढ़ा वो पढ़ा ऑरोस्टेड्स डिस्कवरी। तो इसका सिलेबस अगर हम देखें जो कि 2021 के हिसाब से भी आपके सिलेबस में जो कंटेंट है, तो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ बायोट सावर्ट्स लॉ। 2 नंबर में इस पे सवाल आता है बायोट सावर्ट लॉ क्या है। अच्छा, 1 नंबर में सवाल बनता है जिसमें बायोट सावर्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपसे डिमांड करते हैं। स्पेशली बिहार बोर्ड में हर साल आता है ये सवाल, और आरबीएसई में 3 साल में एक बार पूछते हैं, और सीबीएसई में ये तो नहीं पूछते, स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोट सावर्ट लॉ पूछते हैं 2 नंबर में। तो वो 2 नंबर का और 1 नंबर का सवाल मिलाकर हम अभी सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। और कंपटीशन में इस पर 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन बनकर आता है, तो ये आपके सिलेबस में है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई सिलेबस में बात करें तो कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज के आसपास, वैसे मैग्नेट के आसपास और मूविंग चार्ज के आसपास एक फील्ड क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम दिखाते हैं सिंबल कैपिटल बी वेक्टर लगाकर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। बी वेक्टर से इसकी ऐसा यूनिट है टेस्ला, कैपिटल टी से हम उसे दिखाते हैं, तो ऐसा यूनिट टेस्ला में हम नापते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। और आगे पढ़ेंगे कि टेस्ला जो है वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था वैसे बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, तो डिटेल में उसके चलेंगे। तो ऑरस्टेड ने यह बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है और करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने पर इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। उसने ये नहीं बताया कि वो कितना होता है। कितना होता है ये बताया बच्चों 2 वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायोट एंड सावर्ट। तो उसे हम बायोट सावर्ट्स लॉ के नाम से जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद बायोट सावर्ट्स लॉ, उसे समझते हैं। तो 2 नंबर में ये जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको क्या लिखना होता है, सो आप हेडिंग लगा सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 है एमईसी, जिसका वेटेज है अप्रॉक्सीमेट वेटेज सीबीएसई के लिए 8 नंबर, आरबीएसई के लिए 6 नंबर। 9 नंबर तक के भी सवाल आ सकते हैं क्योंकि 2 यूनिट को कंबाइन किया हुआ है। सो हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिकली 2 नंबर का सवाल जिस पर बनता है, और 1 नंबर में भी बन सकता है, कम डिटेल पूछते हैं। बायोट सावर्ट लॉ, हिंदी में इसको बियो सावर्ट का नियम, बियो सावर्त का नियम भी कह देते हैं। तो बायोट सावर्ट लॉ वो क्या है? बायोट और सावर्ट ने ये जो लॉ दिया बच्चों, ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, यानी इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पता लगाया कि अगर ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको हम जानबूझ के घुमाते हुए लेते हैं टेढ़ा मेढ़ा, और ये करंट कैरी कर रहा है आई। देयर इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर जो इनफाइनाइट लेंथ का या बहुत लंबा भी हो सकता है। हम अगर कंसिडर करें इसका छोटा सा एलिमेंट पी क्यू, छोटा पी छोटा क्यू, एलिमेंट पी क्यू, जिसकी लेंथ है डीएल, सपोज इस एलिमेंट की लेंथ है डीएल, तो इस एलिमेंट में फ्लो होने वाली करंट जो कि डेफिनेटली आई है, सीरीज में पूरे में जब तक कोई ब्रांच या कोई पॉइंट जंक्शन नहीं होगा करंट सेम रहने वाली है। तो इस करंट की वजह से इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन तो हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखें तो फिंगर्स को कर्ल करने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। इधर कोई पॉइंट होगा तो इनवर्स होगी, इधर कोई पॉइंट होगा तो आउटवर्ड्स होगी। उसके लिए क्या चिन्ह परिपाटी यानी क्या कन्वेंशन है वो भी हम देखेंगे। तो आपसे पूछा जाता है ये बायोट सावर्ट लॉ के बारे में, तो आप बताते हैं कि बायोट और सावर्ट ने बताया कि एक्सपेरिमेंट्स करके बताया कि इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसकी डिस्टेंस इस एलिमेंट से वो हमें दी हुई है, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर। ये आर दूरी पर ये एलिमेंट है जो कि इस एलिमेंट के, यानी ये जो लाइन है जो मैंने खींची है आर डिस्टेंस वाली, ये इस एलिमेंट के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल भी आपको दिया हुआ है, एंड दैट एंगल इज सपोज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो
बायट और सावर्ट ने एक्सपेरिमेंटली पता लगाया कि स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसको हम यहां पर दिखाएंगे dB से और वेक्टर लगा देंगे क्योंकि इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है वो पता लगाया एक्सपेरिमेंटली, इसकी डायरेक्शन क्या होती है वो पता लगाया। तो वो सिस्टमेटिकली जो लिखना है हमको 2 नंबर में, वो पूरा मैं आपको लिखवा रहा हूं किस तरह से लिखना है। ये डायग्राम बनाना जरूरी है बच्चों, जब भी एग्जाम में आएगा पहले आपको ये डायग्राम बनाना होगा। और जब आपने ये डायग्राम बना लिया है तो अब इससे आगे की बात यह है इस तरह से कि जो फाइन डिटेल हमें समझनी है। करंट आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है, आप जानते हैं एलिमेंट dl इट इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, पर जब हम इन दोनों को शामिल करते हैं साथ में और बोलते हैं करंट एलिमेंट, हालांकि वेक्टर का सिंबल हम dl पर लगाते हैं और इसकी डायरेक्शन हम लेते हैं करंट की ही डायरेक्शन में, तो ये बन जाता है वेक्टर। तो करंट स्केलर है, एलिमेंट स्केलर है, बट करंट एलिमेंट इज कंसीडर्ड एज वेक्टर। ये फाइन डिटेल है जो आपको समझनी होती है यहां पर। सो बायोट एंड सावर्ट फाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये आपको लिखना है, बायोट एंड सावर्ट फाउंड, है ना, पास्ट टेंस में। कैसे? एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंटली। अच्छा, क्या पता लगाया इन्होंने? दैट उन्होंने पता लगाया कि ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है dB, ये प्रोपोर्शनल होगा करंट के एलिमेंट के, यानी करंट एलिमेंट के प्रोपोर्शनल टू आइडियल। अभी मैं शुरू में बच्चों स्केलर फॉर्म में इस डेरिवेशन को करूंगा, छोटा सा डेरिवेशन बोल देते हैं इसको, डेरिवेशन के नाम पर, थ्योरेटिकली है। तो था एक्सपेरिमेंटल, हम जो लिख रहे हैं वो थ्योरेटिकल है। तो वेक्टर में लास्ट में कन्वर्ट करेंगे, उसमें हमारे लिए आसान रहता है। तो आइडियल के प्रोपोर्शनल आल्सो, या एंड लगा देता हूं, dB प्रोपोर्शनल साइन ऑफ द एंगल थीटा। हम यहां रेफरेंस साइड यूज करेंगे, मेंशन करेंगे थीटा क्या है। सो थीटा इज द एंगल, थीटा वो एंगल है, इज द एंगल बिटवीन, ये बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म, एलिमेंट PQ एंड द लाइन जॉइनिंग इट। अब वो कौन सा एंगल है? 2 एंगल हो सकते हैं, छोटा और बड़ा, तो वो भी आपको समझ लेना है किस डायरेक्शन में है वो, ये ऊपर वाला एंगल है। एंड द लाइन जॉइनिंग इट विद, बच्चों ये विद का शॉर्ट फॉर्म है, सी बार विद P। अब गौर कीजिए, ये छोटा P है, ये बड़ा P है ना, सेम नहीं होने चाहिए। आप जब बनाओ तो ये ध्यान रखना, नहीं तो यहाँ पे CD ले लो एलिमेंट को या कुछ और ले लो, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो भी हम नोटेशन यूज कर रहे हैं इसमें। आल्सो ये R पर भी डिपेंड करता है, उन्होंने पता लगाया, dB प्रोपोर्शनल 1/r², यानी इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है। तो जब हम इन तीनों फैक्ट्स को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग वी गेट, तो बच्चों ये तीनों फैक्ट कंबाइन करने पर हम लिख सकते हैं dB प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। और जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, आप जानते हैं क्या करना होगा, एक कांस्टेंट यहां पे लगेगा और वो कांस्टेंट यहां पर जो है उसको हम दिखाते हैं कैपिटल K सबस्क्रिप्ट m से। dB इक्वल टू कैपिटल K सबस्क्रिप्ट m, दिस इज द कांस्टेंट, टाइम्स आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। तो ये तो हो गया एक्सप्रेशन स्केलर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है इसको, और हमें Km को भी समझना है। तो यहां हम मेंशन करते हैं बच्चों, वेयर, जहां पर कैपिटल K सबस्क्रिप्ट m इज μ0/4π। अब आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सिमेट्री मैच करा सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आपने पढ़ा था तो वहां पर आपने पढ़ा था बच्चों, स्मॉल k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वो था 1/4πε0। यहां पर कैपिटल K सबस्क्रिप्ट m, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या मैग्नेटिक कांस्टेंट हो गया,
और ये मैग्नेटिक कांस्टेंट कितना हो गया, मैग्नेटिक कांस्टेंट हो गया म्यू 0 अपॉन 4 पाई। जहां भी आप देखेंगे एप्सिलॉन 0 डिनोमिनेटर में आएगा, वहां म्यू 0 न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, मैग्नेटिक कांस्टेंट साथ ही साथ में बात कर लो C, जिससे आप लोग फैमिलियर हो, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0 के बराबर ये जो होता है C, इट इज स्पीड ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट। कम लोग जानते हैं C इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट। सो इसकी वैल्यू हमें वैक्यूम या एयर के लिए, जब भी यहाँ सिंबल लगा हुआ है 0 0 लगा है, मींस इट इज मीन फॉर वैक्यूम और एयर। सो इसकी वैल्यू होती है बच्चों 10⁻⁻7। यूनिट में निकाल सकता हूं, अभी मैं हेनरी पर मीटर भी लिख देता हूं, ठीक है। कैसे आया ये हम आगे समझेंगे। यहां से भी हम यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी यूनिट, टेस्ला, 1 मीटर कट गया ऊपर नीचे, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो आपको ये आना चाहिए फॉर्मूले से यूनिट हम कैसे निकाल लेते हैं, ये आपको तरीका आना चाहिए। इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक कांस्टेंट, मैग्नेटिक कांस्टेंट। और अब यहां एक और जो नई टर्म आ गई है, ये हमें दिख रहा है म्यू 0, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं यहां पर, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन 0 को डिफाइन किया था। सो व्हाट इज म्यू 0 actually? So म्यू 0 is permeability। तो हम लिख सकते हैं here म्यू 0 जिसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये इसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। यूनिट इज सेम, आइदर हेनरी पर मीटर और टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इज कॉल्ड, इसको हम जानते हैं परमेबिलिटी के नाम से, परमेबिलिटी, BILITY। बच्चों परमिटिविटी की डेफिनेशन भी आपको इसी चैप्टर में मिलेगी। ब्लू बॉक्स में परमेबिलिटी और परमिटिविटी दोनों को कंपेयर करके डिफाइन किया हुआ है। परमेबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम which determines how much magnetic interaction is possible through that medium। उस मीडियम में से होकर कितना मैग्नेटिक इंटरेक्शन पॉसिबल है, वो जो प्रॉपर्टी है मीडियम की, वो तय करेगी कितना मैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा। वो प्रॉपर्टी, उसका नाम है परमेबिलिटी। अगर परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक इंटरेक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, फील्ड ज्यादा लगेगा। पर परमिटिविटी के साथ बच्चों उल्टा था, वो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी थी। अगर परमिटिविटी ज्यादा तो फील्ड, फोर्स, फ्लक्स ये सब कम हो जाते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गई परमेबिलिटी। यहां तक हमने मैग्नीट्यूड की पूरी बात कर ली है बच्चों, डायरेक्शन की बात नहीं हुई है। सो डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल या मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल, या फिर हम यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। तो आपको एक नंबर में क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपसे पूछते हैं स्टेट राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, तो क्या लिखना होगा वो समझ लीजिए। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 ये कहता है, इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड पाम सच दैट द थंब indicates in the direction of current and fingers towards the point of observation, then perpendicular to the palm, मान लीजिए पेन मैंने ऐसे पकड़ा है, ये पाम के यानी इस हथेली के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर टू द पाम विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर। सो करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखा, उंगलियों को फैलाया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P की तरफ, देन परपेंडिकुलर टू द पाम विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि यहाँ पर बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड्स आ रही है। तो उसको हम कैसे दिखाने वाले हैं, इनवर्ड डायरेक्शन को हम दिखाते हैं बच्चों क्रॉस से। तो आउटवर्ड को कैसे दिखाते हैं, अगर पॉइंट इधर होता तो डायरेक्शन बाहर की तरफ होती, उसको दिखाते हैं डॉट से। और ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि अगर किसी एरो, जो असली तीर होता है वो यहाँ पर कोन शेप्ड होता है, तो अगर उसे सामने से देखते हैं तो आपको नजर आती है इसकी नॉक और ये कोन का सर्कल, तो डॉट दिखता है। तो जब भी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, इस चैप्टर में हम दिखाएंगे डॉट से। और
उसको बैलेंस करने के लिए पीछे यहाँ पर पंख लगे होते हैं, फिन्स लगे होते हैं। जिन्होंने भी डार्ट गेम खेला है उनको पता है डार्ट गेम वाला जो डार्ट है, मेरे पास भी था, अभी नहीं है यहाँ पे, तो वो जो डार्ट है उसमें पीछे प्लास्टिक के फिन्स ऐसे लगे होते हैं। तो पीछे से देखेंगे तो कैसे दिखेगा बच्चों, पीछे से देखेंगे तो क्रॉस दिखेगा। तो क्रॉस मतलब एरो अंदर की तरफ जा रहा है, डॉट मतलब एरो बाहर की तरफ आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली ये नोटेशन है, तो डायरेक्शन है क्रॉस से हमने दिखाया। तो अब हमारे पास इसको एक्सप्रेस करने के एक से ज्यादा तरीके हैं। कौन सा तरीका आपको इस्तेमाल करना है वो डिस्कस करते हैं, और वो कौन से तरीके हैं। तो हम लिखेंगे इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड पाम, रूल नंबर 1। तो हमें डायरेक्शन पता चल चुकी इनवर्ट से। राइट हैंड स्क्रू रूल लिखेंगे तो उसकी वजह से भी इनवर्ट से करंट को हम ऐसे पकड़ेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर को, कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रहे। तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा। जिस पॉइंट पर हमें पता करना है, मान लीजिए इस पॉइंट पर पता करना है, तो उस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचेंगे। तो इमेजिन कीजिए एक सर्कुलर पाथ इस तरह से अराउंड दिस कंडक्टर, ये सर्कुलर पाथ है। तो अब इस पॉइंट पर पता करना है, टेंजेंट खींचेंगे तो इनवर्ड्स जाएगी। इस पॉइंट पर पता करना है, टेंजेंट खींचेंगे आउटवर्ड्स आएगी। इस पॉइंट पर पता करना है, टेंजेंट खींचेंगे उधर जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह से होगा इसके चारों तरफ। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं 3D में। मेरे को पता चल चुका है डायरेक्शन क्या है, तो हम लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म पूछी जाती है बच्चों बिहार बोर्ड में और राजस्थान बोर्ड में। वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करो किसको, बायट सावर्ट्स लॉ को। लॉ तो ये हो गया हमारे पास, Km की जगह हम वैल्यू रख देते हैं μ0/4π। इसका एक और फॉर्मेट जो ज्यादा प्रचलन में है, प्रचलित है, ज्यादा काम आता है हमारे, वो ये है dB = μ0/4π टाइम्स आइडियल साइन थीटा। आपको पता होना चाहिए थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, अपॉन r स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिख रहा हूं उसको, तो पहला तरीका बच्चों dB, इसके ऊपर वेक्टर लगाया। तो बायट सावर्ट ने सिर्फ स्मॉल एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है ये बताया, ठीक है। पूरे वायर की वजह से कितना है वो नहीं बताया, वो हमें कैलकुलेट करना होगा कैलकुलस यूज करके। ठीक वैसे जैसे रोटेशनल मोशन जब पढ़ते हैं हम, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जिसका मास dm है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के, आपको याद होगा 11th क्लास में इंटीग्रेट करके पूरी बॉडी के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। तो वो तरीका हम यहां पर भी लगाने वाले हैं। सो dB इज हाउ मच हियर, dB इज μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, और साथ में मैंने लगाया क्रॉस। तो आपको ये समझना है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सप्रेशन गलत है क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब ये डायरेक्शन है और ये मैग्नीट्यूड है। ये पहला तरीका रिप्रेजेंटेशन का जो सबसे आसान है। आप इसे यूज कर सकते हैं नोट्स में, पर एग्जाम में वो डिमांड कर रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड, जिसमें वो आसानी से आपको ये समझ के नंबर दे सके। तो नंबर आसानी से चाहिए अगर आपको, ये समझने के लिए ओके है, पर जनरली हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्रॉस हर किसी को समझ में नहीं आता है। जब आप देख रहे हैं कि यहाँ साइन थीटा है और साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, ये पता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट हमने 11th क्लास में सीखा था, A क्रॉस B = C अगर है तो C जो है A क्रॉस B के बराबर है। तो A क्रॉस B को अगर ओपन करेंगे, A क्रॉस B किसके बराबर हो, AB साइन थीटा n कैप। तो ये जो C है इसकी डायरेक्शन A और B दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होने वाली है। कैसे, A को B की तरफ घुमाएं तो जो डायरेक्शन मिलेगी वो। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें, आइडियल एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने यहां डिस्कस किया, आइडियल एक वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ आइडियल। और R उसको भी वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, R की डायरेक्शन ये है। तो आइडियल और R के बीच ही का एंगल थीटा है। तो आइडियल को अगर मैं R की तरफ घुमाता हूं तो मुझे डायरेक्शन मिल रही है इनवर्ड्स, जो कि dB की डायरेक्शन है या नहीं। इस dB की डायरेक्शन वही है जो आइडियल क्रॉस R की है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूं बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं μ0/4π टाइम्स आइडियल, इसको मैंने वेक्टर किया, और आइडियल की डायरेक्शन क्या होगी, वही होगी बच्चों आइडियल की डायरेक्शन जो कि I की है। तो आइडियल क्रॉस R अपॉन R स्क्वायर। सो अब क्या समस्या है इसमें, रद्दी वाले को रद्दी बेचनी है। माइक सेंसिटिव है बच्चों, बाहर की आवाज कैच कर रहा है। ओके,
सो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो है R, अगर मैं लिख रहा हूं ऊपर R है नहीं, जबकि मैंने R लिख दिया है, तो आइदर मैं यूनिट वेक्टर यूज करूं या तो R कैप, तब ओके है। पर अगर मैं उसको R लिखना चाहता हूं तो देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, R से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, म्यू 0/4 आइडियल क्रॉस R अपॉन, क्योंकि मैंने क्या किया यहां पर, ये था यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन वही जिस डायरेक्शन में ये है। मैंने R से मल्टीप्लाई किया, R से डिवाइड किया, तो R इंटू R कैप इट बिकम्स वेक्टर R, और नीचे R स्क्वायर पहले था, R की एक और पावर आ गई तो नीचे बन गया है R क्यूब। तो ये एक्सप्रेशन लिखने का एक नंबर मिलता है। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सावर्ट्स लॉ। अब आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे पूछे क्या इनवर्स क्यूब लॉ को फॉलो कर रहा है, नो नॉट एट ऑल, इट इज फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि एक R की पावर तो कट रही है ना यहाँ पे, तो फॉलो तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही कर रहा है, ये आपको समझना है। वो एक R तो कट जाएगा, पर लिखने का तरीका ये होगा, नीचे R क्यूब आ गया, तो समझते हुए इसको करना है। तो बच्चों 2 नंबर में इतना लिखना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बायट-सावर्ट्स लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे कि हम बायट-सावर्ट लॉ अगर हमें पता है, जो कि स्मॉल एलिमेंट के लिए बताया बायट-सावर्ट ने, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, तो इसको यूज करके कैसे पूरे वायर के लिए या किसी लूप के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। हैप्पी लर्निंग।